तो दोस्तों खबर तो आपने सुनी ली होगी कि किस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी द्वारा भारत को कंपेयर कर लिया गया इजराइल से और म्यांमार से, और ये कहा गया कि जिस तरह की स्थितियां मुसलमानों की म्यांमार में है या फिर गाजा में है, ठीक इसी तरह की स्थितियां भारत के अंदर भी है। अब इसको लेकर भारत द्वारा बिल्कुल भी डिले नहीं किया गया और चंद घंटों में ही एक सख्त जवाब भी पेश कर दिया भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा। कमान संभालते हुए ये कह दिया गया इन्हें स्पष्ट रूप से कि देखिए, भारत के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल जवाब करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप क्या है पहले ये देखिए, आप क्या माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है ये पहले देखिए। और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज की स्थिति कितनी ज्यादा अच्छी है। इवन उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अगर ऐसी ही चलती रही तो आने वाले कुछ ही सालों में बड़ी मुश्किल से 2 दशकों में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमान पॉपुलेशन वाला देश बन सकता है। इस समय नंबर 1 पर इंडोनेशिया है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है और फिर भारत का ही नंबर आता है। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ना ये इस बात का सूचक है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा सुदृढ़ है। ऐसी माइनॉरिटीज जो कि प्रचंड बहुमत में आ रही है। इसके साथ साथ आजू बाजू के देशों की स्थिति देख लीजिए, भारत के अंदर इसी कम्युनिटी के लोग शरण लेने के लिए बिल्कुल एक पैर पर खड़ा रहते हैं और तमाम तरह के जुगाड़ लगाकर फिर भारत के अंदर आते हैं। अगर स्थितियां वैसी होती जैसी खमैनी साहब बोल रहे हैं, तब तो ये घुसपैठिए वगैरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यहाँ से आने ही नहीं चाहिए थे, रोहिंग्यास को आने ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो क्यों भारत आ रहे हैं? उन्हें पता है कि ये जन्नत से कम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम मिलेगा उन्हें, और ये सारी चीजें सब लोग जानते भी है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि भारत को जब भी प्रोवोक करना हो तो इसी तरह की चीजों को सहारा बनाया जाता है। और मैं आपको एक गलतफहमी दूर कर दूं, क्योंकि कुछ इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि करंट गवर्नमेंट के रवैये को लेकर इस तरह की चीजें आजकल हमें सुनने के लिए मिलती है, क्योंकि अमेरिका भी ये कह रहा है, ब्रिटेन भी ये कहता है, पाकिस्तान वगैरह कह रहा है, आजू बाजू के देश कह रहे हैं। देखिए, अब तो ईरान भी कह रहा है, जो एकमात्र हमारा मुस्लिम राष्ट्र हुआ करता था, जो कि दोस्त था। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलतफहमियां छोड़ दीजिए। 1971 में ये भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ने आया था, इस बात को आप जान लीजिए। और दूसरी बात कि भारत के ऊपर ये पर्टिकुलर आरोप आज से नहीं लग रहे हैं। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार इस तरह के आरोप लगाकर भारत को डोमिनेट करने की कोशिश हर देश करता है। आप सभी को शायद याद होगा, जब भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा भारत आता है, पीएम मनमोहन सिंह के बाजू में ही बैठकर इसी तरह का ठीक बयान देता है कि आपके माइनॉरिटीज की स्थिति सही नहीं है। ये जो बीबीसी आज हमें इस तरह की खबरें और रिपोर्टिंग कवर करते हुए दिखाई दे रहा है, ये उस जमाने में भी ऐसे ही करता था। कल ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि श्रीमती गांधी को भी इमरजेंसी के दौरान बीबीसी को बैन करना पड़ा था। आप एक लिस्ट बना लीजिए, आतंकी, माओवादी, नक्सलवादी, इसके अलावा जितने भी लिबरल्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान वगैरह या खाड़ी के अन्य देश, अमेरिकन डीप स्टेट या फिर यूके वगैरह की डीप स्टेट, यूरोपियन यूनियन के देश, ये भारत के खिलाफ आज से नहीं है, शुरुआत से ही है। और ये सेम तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्योंकि भारत का वाकई में अभी तक कोई उतना विशेष रिटेलिएशन नहीं होता। वो तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया के यूजर सबसे ज्यादा है, तो आम जनता जिस हिसाब से रिएक्ट करती है इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, वो चीज कहीं ना कहीं भारत को प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी हर कोई भारत को आसान टारगेट देखकर इस तरह की चीजें लगातार करता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस समय आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने इस तरह के बयान को देना सही समझा? तो देखिए, थोड़े से कड़ियों को जोड़कर देखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह का एक और बयान माइनॉरिटीज को लेकर भी रिसेंटली दिया गया था, और वो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से दिया गया था विदेश में बैठकर। आप सभी को याद होगा, 2-4 दिन पहले की बात है, जब सिखों को लेकर यह कह दिया गया था कि उन्हें इतनी आजादी नहीं है कि वो अपनी पग पहनकर या अपना पवित्र कड़ा पहनकर अपने धार्मिक स्थलों पर चले जाए। क्या ये बात वास्तविकता है? इस तरह की चीजें कभी भारत पे हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद इस तरह का वेश धारण करके बड़े गर्व के साथ और पूरे रीति रिवाज के साथ एक बार नहीं अनेकों बार गुरुद्वारे जाता है, लेकिन इस तरह की बातें कही गई। अब सडनली उसके बाद ईरान की तरफ से भी इस तरह का बयान आना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि दोनों ही बयानों में कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन टाइमिंग में सिमिलरिटीज है। इस समय ऐसी कोई ना कोई चीज तो है जिसको लेकर भारत को हर कोई इन्हीं मामलों को लेकर दबाने की कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस बार भारत की गवर्नमेंट के पास फुल मेजोरिटी ना होना। फुल मेजोरिटी चूंकि नहीं है, इस वजह से इस तरह के सभी तत्वों को ये लग रहा है कि किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट को डोमिनेट करके अपनी मांगे मनवा ली जाए, या हम जैसा चाहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका भी यही चाहता है, भारत का विपक्ष भी यही चाहता है, एंड शायद ईरान भी यही चाहता है। ईरान ऐसा क्यों चाहेगा? तो देखिए, ईरान को पता है कि ये काफी लंबे समय से हमसे तेल नहीं खरीद रहे हैं, जिससे कि उनकी इकोनॉमी के बहुत खस्ता हालात हो
चुके हैं। चाइना वैसे ले रहा है इनसे तेल, लेकिन अगर भारत भी तेल लेता तो उनकी इकोनॉमी आज से लगभग दोगुनी होती, क्योंकि भारत चीन दोनों ही बराबर के यूजर्स हैं क्रूड ऑयल के, बराबर लगभग क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। तो जितना फायदा चीन से हो रहा है उतना भारत से भी होता। अब इन्हें ये भी पता है कि आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और काफी ज्यादा संभावनाएं बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान को और ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। जो बाइडेन के समय में तो फिर भी भारत अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से रशिया से तेल खरीद रहा है वैसे ईरान से खरीद सकता था। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तब तो बिल्कुल ही संभावनाएं खत्म हो जाएगी अगले 4 सालों के लिए फिर से। इसके साथ साथ रिसेंटली जो हुतियों द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर, वो भी इसराइल की बिल्कुल राजधानी में उसके मेनलैंड के ऊपर, इसको लेकर इनसे कोई सवाल जवाब ना किया जाए, क्योंकि भारत हमेशा अग्रेसर के खिलाफ बयान देता है। ये बात आप नोटिस कीजिएगा। भारत वैसे तो गुटनिरपेक्ष है, लेकिन जो भी अग्रेशन शुरुआत में दिखाता है या आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है उसको भारत हर हाल में कंडेम करता है। और हुतियों को कंडेम करना यहाँ पर सीधे सीधे ईरान को कंडेम करने के बराबर हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही है कि ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स को प्राप्त कर लेगा और संभवतः आने वाले कुछ समय में इनके सीक्रेट टेस्ट वगैरह भी कर सकता है। तो ये उसकी भी फील्डिंग जमाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत द्वारा चाबार पोर्ट को लेकर रिसेंटली डील हुई है, भारत हमसे रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहेगा, लोहा घर में हम लोग हथौड़ा मार देते हैं, भारत को और ज्यादा डोमिनेट कर देते हैं, ताकि अगर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया जाए तो उस समय भारत किसी भी तरह से ईरान को ज्यादा कंडेम ना करे। ब्रिक्स को लेकर भी इनकी मंशा यही हो सकती है। ब्रिक्स में भी ये लोग एंट्री चाहते हैं और चाइना ये चाहेगा कि जितने भी नए देश ब्रिक्स में शामिल होते हैं तो वो सारे के सारे प्रो चाइना हो और भारत को डोमिनेट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली यहाँ पर ये मुद्दा भी हो सकता है। इसके अलावा जो इसराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ उसको लेकर एक रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप देख ले कि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रशिया द्वारा ही ये दी गई होगी ईरान की वजह से। तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल का मसला अगर और ज्यादा आगे उठाया जाता है तो भारत वहां पर भी अपनी आवाज दबा कर रखे, तो इस कारण से भी रशिया और चाइना द्वारा संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई हो। या रिसेंटली भारत की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप भी उठाए गए थे जो कि प्रो यूक्रेन थे या समाधान की तरफ थे। तो इसको लेकर भी रशिया डायरेक्टली दबाव तो नहीं बना सकता, लेकिन नेगोशिएशन करने के लिए ईरान के माध्यम से बनवाने की कोशिश की हो। इसके अलावा ईरान का अपना खुद का भी ये मकसद हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर इजराइल भयानक रिटेलिएट करता है और उसके बाद जो भी माहौल जनरेट होगा यूएनएससी में भी ये संभवतः चीजें जाएंगी, तो वहां पर भी भारत सावधान बना रहे, बिल्कुल न्यूट्रल बना रहे, इस बात की भी कोशिश ईरान कर रहा होगा। आपको शायद याद होगा जब कतर की तरफ से भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस समय भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि इनकी रिहाई और जल्दी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान भी ये चाहता है कि भारत के साथ लंबे नेगोशिएशन करने के लिए इन्हें कुछ समय के लिए बंद ही रखा जाए। क्योंकि ये बात हम लोग सभी जानते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसमें कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता। हर कोई अपना हित साधना चाहता है। अब कोई हित किसी तरीके से साध सकता है, इनके पास अन्य कोई माध्यम नहीं था, तो विक्टिम कार्ड ये लोग हमेशा से खेलते आए हैं, खेल ही रहे हैं इस बार भी। अभी जो इसराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ इसको लेकर ये लोग किस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। अब जब इसको रिटेलिएट करेगा इसराइल, उसके बाद आप देखिएगा नरसंहार हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, और इस तरह से इसराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह की इनकी पुरानी आदत रही है। बस समस्या यही है कि इन सब चीजों के बावजूद ये लोग आपस में एक हैं और उनकी एकता का दम दिखता भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और हम इतने सारे होने के बावजूद अलग अलग खंडों में टूटे हुए हैं और हमारी एकता कभी हो ही नहीं पाती। यही कारण है कि किसी जमाने में अफगानिस्तान से भगाए गए, किसी जमाने में पाकिस्तान से भगाए गए, आज हम लोग बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत से भी भगाए जाएं। बैग वगैरह पैक करने की तैयारियां कर लीजिए या फिर इन्हें जवाब देना शुरू कर दीजिए।